हम अनुच्छेद, आर्टिकल हो चाहे भाग हो, जो 22 भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं मेरे बात? जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में या कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आर्टिकल की बात करेंगे। बेफालतू आर्टिकल तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना, सभी आर्टिकल आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ सकते हैं अपने आप से, लेकिन हम वो चीज़ बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान, शुरुआत करते हैं भारत के संविधान से। आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, जिसमें किस अनुच्छेद में कौन सी बातें कही है, ये चीजें होती है। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं मूल संविधान। अगर कभी पूछ दे तो मूल संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितनी अनुसूचियां होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मूल संविधान में 22 भाग होते हैं, ये पता होना चाहिए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं और 8 अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य। वर्तमान परिदृश्य में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? देखिए, एक पेपर में पूछा हुआ था कि वर्तमान समय में कि कितने भाग हैं। ठीक है ना, कितने संविधान में कितने भाग हैं? याद रखिए 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग है। जब मूल संविधान था तब 22 भाग थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 25 भाग है। अनुच्छेद तब कितने थे? यहाँ पे देखेंगे तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब कितने हैं? 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, लेकिन अब कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन याद रखिएगा वीडियो को जरूर देखिए। आप कहीं भी रहिए, वीडियो खोलकर रख दीजिए, उसको सुनते रहिए, देखते रहिए, तो आपको रट सा जाएगा। ठीक है ना, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम कुछ चीजें लिए हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, संविधान के भाग, 22 भाग की बात हुई, अभी 25 भाग हैं, लेकिन अनुच्छेद जैसे भाग 1 में क्या कहा गया? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब होता है केंद्र, जिसमें केंद्र की बात होती है। ठीक है ना, उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद देखिए ये अनुच्छेद कहाँ से है? 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ये कितना है? 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, और मूल अधिकार हो चाहे मौलिक अधिकार हो, एक ही बात है। इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं। ठीक है, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, DYSP। नीति निर्देशक तत्व DPSP कहते हैं। क्या कहते हैं? DPSP। ये 36 से 51 होते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है ना, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। हमारे साथ बने रहेंगे तो एक चीज बताएंगे, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बताते चलेंगे, जिससे आपका क्लियर होता रहे। ठीक है ना, अभी हमने बताया नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। 36 से 51। भाग 4A में कितना है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का है चाहे मौलिक कर्तव्य का है, बात एक ही है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। रूस। अनुच्छेद कितना है? 51A। 51 का भी कह सकते हैं, 51A भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है, रशियन रूबल। आगे चलते हैं, भाग 5 की बात करते हैं। देखिए भाग 5 में क्या है? संघ है। संघ मतलब जिसमें केंद्र की बात होती है। अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 क्या है? राज्य है। भाग 6 क्या है? राज्य है, जिसमें 152 से 237 की बात की गई। अभी सभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अभी हम आपको केवल बता रहे हैं कौन से भाग में क्या है। भाग 7 में क्या है? राज्य भी। 238 अनुच्छेद 238, केवल एक ही अनुच्छेद है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। देखिए ये राज्य क्षेत्र है, यूटी क्या लिखा है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात है। संघ और राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। 239 से 242। भाग 9 क्या है? भाग 9 में है पंचायत।
243 से 243 ओ तक, मतलब यहाँ 243 ए बी सी डी से ओ तक, ठीक है। भाग 9A क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका में क्या है? 243 बी से 243 जेड जी तक, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक देख लीजिए, भाग 9B है, सहकारी समिति है, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब भाग 10 की बात करें, हमने 9A हो गया, 9B हो गया, भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 है, भाग 10 में क्या? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, 244 से 244 ए तक। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में संघ राज्य संबंध। संघ मतलब केंद्र होता है, राज्य मतलब राज्यों का जो संबंध है, आपसी तालमेल है, वो किसमें? 245 से 263, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A। 300A आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए 300A क्या है, ठीक है ना, किसको हटाकर 300A में रखा गया है, जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं। भाग 13 में क्या है? व्यापार और वाणिज्य, 300 अनुच्छेद 301 से 307 के बीच। भाग 14 क्या है? संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। आगे चलते हैं। भाग 14A क्या है? ट्रिब्यूनल 323A से 323B तक। भाग 15 क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, भाग 15 में पूछ सकता है, भाग 15 में क्या है? तो आप कहेंगे चुनाव है। किस अनुच्छेद के बीच है? 324 से 329A के बीच है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। भाग 16 में क्या है? विशेष उपबद्ध, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 17, भाषा किस भाग में बात की? भाग 17 में 343 से 351 के बीच में बात की गई, ठीक है ना। भाग 18 क्या है? आपात उपबद्ध, मतलब आपातकाल, जितने भी आपातकाल है, ठीक है ना, अनुच्छेद 352 से 360। अभी ये बताएंगे अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है, क्या क्या है। और आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, ठीक है ना, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। आगे चलते हैं। आगे है भाग 18 हो गया। भाग 19 है, भाग 19 में क्या है? विविध है, अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। किस में बात की है? अनुच्छेद 368 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में, ठीक है। भाग 21 क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबद्ध, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देते हैं। भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभवाद, 393 से 395। चलिए अब एक एक को विस्तार से समझते हैं, ठीक है ना। 2-3 चीजें हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए आपातकाल अभी हमने बताया, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? सभी लोग बताइए, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाग 1 देखिए, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है ना, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 है क्या? देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र या राज्यों का संघ है, कह सकते हैं। अनुच्छेद 1 में कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि राज्यों का संघ है, आप पढ़े रहेंगे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो आप कहेंगे गलत दे दिया। ऐसा नहीं है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भी कह सकते हैं और राज्यों का संघ भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्यों को किसी में मिलाना या नए राज्यों का गठन, किसमें बात की है? अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है
नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं, सॉरी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब कौन कर सकता है? देखिए 3 में तो आपको पता होना चाहिए नए राज्यों का निर्माण आप कर सकते हैं, और क्षेत्रों सीमा में अगर बढ़ाना है, घटाना है, नाम में परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं। संसद कर सकती है, संसद कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं सकता। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, ये संसद के अंग। यही लोग घटा सकते हैं, राज्यों में कुछ विस्तार कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबद्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए। अब देखिए भाग 2 की बात करें। भाग 1 में था 1 से लेकर 4 तक राज्यों का संघ है, ठीक है। भाग 1 में क्या कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। अब देखिए भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 2 है नागरिकता, जो 5 से लेकर कहां तक है? 11 तक है। अब बताएंगे अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 6 क्या है? कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से कहाँ हैं? भारत आए हैं। ये अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अब बताएं अनुच्छेद 7 क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये अनुच्छेद 7 में कहा गया। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ। देखिए जैसे कोई भारत के बाहर चला जाता है, ये कहा गया है कि अगर आप भारत से बाहर हैं और 10 साल से ज्यादा अगर किसी देश में रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता आप ले लेंगे तो यहाँ की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी, ये कहा गया है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, देखिए यहाँ पे दिया है थोड़ा, व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यही चीजें कही गई है कि अगर आप 10 साल से ज्यादा किसी अन्य देश में भारत के अलावा रह रहे हैं तो आप वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, यहाँ की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल सही, करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, बिल्कुल सही कहा गया। देखिए विदेशी राज्य की अगर नागरिकता आप ले लेते हैं, ये बात देखिए इसमें भी कही है, उसमें भी कही है कि अगर बाहर की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें कहा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अगर वो स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया। 11 हो गया। 11 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए। देखिए भाग 3 है, 5 से 11 तक हो गया। भाग 2 नागरिकता। अब देखिए मूल अधिकार। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार, जो कहाँ से ले गए हम? जैसे मूल अधिकार क्या है, चाहे मौलिक अधिकार क्या है, जो अमेरिका से ले गए। फंडामेंटल राइट्स ने इंग्लिश में बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राजकुमार पंखवा इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से 35। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 12, 13। अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा। अनुच्छेद 12 में परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। समानता का अधिकार 14 से 18 तक होता है। अगर कभी पूछे कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है तो 14 से 18 तक, और वही चीजें लिखा है कि विधि के समक्ष समता, ठीक है। 15 क्या है? 15 है धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। 15 है कि अगर आप जन्म के स्थान, देखिए धर्म हो, चाहे मूल वंश हो, चाहे किसी जात हो, लिंग का हो, इन्हीं कि ये किस बिरादरी का कैसे क्या है, इसके स्थान पर आप विभेद नहीं कर सकते। इस अनुच्छेद 15 में कहा गया, इसको आप जानते रहिए, ठीक है। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुच्छेद 14 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देते रहिए। और मेन इंपॉर्टेंट ये भी है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड, मतलब छुआछूत। देखिए कभी कभी छुआछूत भी दे देता है, आप कभी कभी पढ़ेंगे ना तो उसमें छुआछूत भी दे देता है, तो याद रखिए अस्पृश्यता कांड यानी छुआछूत। आप किसी से छुआछूत या ऐसा नहीं बर्ताव करेंगे कि किसी को, मान लीजिए आपके घर में किसी को वो होता है नहीं, व्हाइट होता है, किसी को हो गया तो उससे आप बर्ताव करें, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अस्पृश्यता कांड, तो इसी से हम कह सकते हैं छुआछूत, ठीक है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों कांड। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों कांड। देखिए अनुच्छेद 19 इंपॉर्टेंट है, वाक स्वतंत्र, जो हमें बोलने की आज़ादी देता है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। कुछ अधिकारों का संरक्षण, याद रखिएगा अनुच्छेद 19 भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बोल रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, आप किसी कोई भी चीज़ अपनी आवाज़ उठा लेते हैं, अपने जो मूल कोई भी चीज़ हो, जैसे आप थाने में गए या कहीं भी गए, जो अपनी बात रखते हैं वहाँ पे, तो उसका आपको बोलने का अधिकार यही देता है अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 20 का अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। एक अपराध के लिए किसी को दोबारा दंडित ना किया जाए। मान लीजिए आप एक हत्या करें चाहे 5 हत्या करें, दंड आपको एक ही हत्या का मिलेगा, ठीक है ना, जो भी आपको है। चलिए अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जितने अभी चल रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। ये पेपर में पूछे हुए चीजें हैं, ये मत सोचिए कि मैं सीरियल वाइज लिया हूँ। मैं सीरियल बता रहा हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा है उसको मैं छोड़ दिया, उसको नहीं लिया, लेकिन अभी तक इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको लिया गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए 21 का में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार बलात्कार में प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। देखिए 24 में कहा गया है कि जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, इसमें देखिए एक उम्र भी दी गई है 14 वर्ष। 14 वर्ष से नीचे के जो बालक हैं किसी भी फैक्ट्री, किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे। अगर आप काम करवाते हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको दंडित भी किया जा सकता है। ये चीजें अनुच्छेद 24 में कही गई है। 25 क्या है? अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म की आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये भी अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार करते थे, अनुच्छेद 25 में कहा गया, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्या है? 27 नंबर देखिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए। अनुच्छेद 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 का अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 29 भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या है? मौलिक अधिकारों के परावर्तन के लिए उपाय, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 भी पूछा है कि मौलिक अधिकारों के परावर्तन के लिए उपाय। भाग 4 क्या है? देखिए भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी। अनुच्छेद 36 में क्या गया है? अनुच्छेद 36 में परिभाषा की बात की, किसकी? परिभाषा की बात की गई। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, जो उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, जो नीति निर्देशक तत्व है उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, अनुप्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत का संगठन, ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 41 क्या है? शिक्षा, काम
और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 क्या है? श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, जो श्रमिक है उनके लिए जीवन निर्वाह की जो मजदूरी है उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 से क्या है? उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। जो भी उद्योग है, उद्योग मतलब जो भी का फैक्ट्री है, काम काज है, उसमें कर्मचारियों की भागीदारी, इस 43 के बारे में बात किया है। और अनुच्छेद 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 45 क्या है? यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। कोई भी माँ बाप है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं तो गलत करते हैं, पढ़ाना चाहिए। यही कहा गया है कि उनको शिक्षा अनिवार्य दीजिए, ठीक है, निःशुल्क और फ्री दीजिए, ये अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 46 में ओबीसी हो, एसटी हो, अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक हितों के उन्नत की बात की गई। किसे? ओबीसी, एसटी, एससी और एसटी के बारे में बात की गई। ठीक है ना। अनुच्छेद 47 क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने, जीवन स्तर को बढ़ाने, पोषण में सुधार करने के लिए राज्य के दायित्व। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने, देखिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, यही चीज कह रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने, स्तर को, देखिए जीवन स्तर को बढ़ाने, पोषण में सुधार करने के राज्य के दायित्व। जो भी पोषण में सुधार होते हैं, जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको पोषण दूध मिलता है, कभी कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है। तो यही चीजें हैं कि उनके पोषण में सुधार हो, इसके लिए राज्य के दायित्व होने चाहिए। याद रखिए, राज्य के, सॉरी एक 1 मिनट, थोड़ा हम लाइट बढ़ा लेते हैं। तो इसके क्या होना चाहिए? राज्य के दायित्व होना चाहिए, यही चीजें कहा गया है, राज्य के दायित्व होना चाहिए, ये राज्य का काम है। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंधन। कृषि व्यवसाय और पशुपालन आप 48 अनुच्छेद 48 में कहा गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 49 क्या है? ऐतिहासिक स्थलों और महत्वपूर्ण स्थलों और प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है बचाना, किसी का संरक्षित करना। ठीक है ना। अनुच्छेद 50 क्या है? सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन करना। ठीक है, सरकार की जो न्यायिक और प्रशासनिक शाखा है उसका विभाजन करना। अनुच्छेद 51 में देख लेते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति। आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ लगभग सभी, लेकिन याद रखिए कि मैं इम्पोर्टेंट जो है उसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, उसको जरूर रट लीजिए, आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद कोई भी हो, जो है कोई भी पेपर हो, उसमें जरूर आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं निश्चित रूप से। देखिए मूल कर्तव्य, भाग 4 का है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अभी हमने बताया कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। मूल कर्तव्य को हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है ना। किसमें लिया गया? 51 का में, या 51A भी लिख सकता है, तो आप डरिएगा मत। और रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। भाग 5 के बारे में, भाग 5 क्या है? संघ। संघ मतलब होता है केंद्र, संघ मतलब होता है केंद्र, जिसमें 52 से 151 के बारे में बात की। अनुच्छेद 52 से 151 के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, इसको देखिएगा। अब जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको मैं स्टार मार्क करूंगा, उसको जरूर रटिएगा, बाकी नहीं रटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। ये चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ मतलब होता है जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है, उसके बारे में बात किया गया अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतेगा? ऐसे भी होता है ना कि राष्ट्रपति कितने मत पे कौन जीत जाएगा, कैसे क्या होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में बात की है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत मतलब होता है कि प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में अनुच्छेद 55 में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति कितने साल तक पदावधि रहेगा, कितने साल तक बना रहेगा अपने पद पर, इसमें बात की है, अनुच्छेद 56 में बात की गई। ठीक है। अनुच्छेद 57 क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन, मान लीजिए कोई कारणवश जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना अनुच्छेद 61 में, तो किसी कारणवश पुनर्निर्वाचन अगर कराना है उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। बिल्कुल, राष्ट्रपति को क्या क्या अर्हताएं पूरी करनी होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, ये अर्हताएं किसमें बात की गई है? बात की गई है अनुच्छेद 58 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन या क्या क्या होना चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में बात की गई है। अनुच्छेद 59 क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के जो पद है उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, ये शर्तें की बात की गई है अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति शपथ लेगा किसमें? अनुच्छेद 60 में, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में शपथ लेगा। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा हुआ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है या लगाया जाएगा, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 62 क्या है? राष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्त का भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। देखिए राष्ट्रपति, यहाँ लिखा है राष्ट्रपति पद में रिक्त को, अगर राष्ट्रपति का पद खाली चल रहा है उसको भरने के लिए निर्वाचन का समय कितना होना चाहिए। आकस्मिक में मान लीजिए कोई पद खाली हो जाता है, उसको भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद अचानक खाली होगा, खुदा न खासा भगवान न करे, मान लीजिए राष्ट्रपति की डेथ हो गई, तो कितने दिन तक ये पद खाली रहेगा, उसके बाद निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितने दिन तक बनी रहेगी। मान लीजिए अचानक चुन लिया जाता है ना, तो कितने दिन तक वो रहेगा, 6 महीने, साल भर, 1 साल, उसके बाद चुनाव होगा, ऐसे होता है। ये चीज बात की है अनुच्छेद 62 में। अब देखिए अनुच्छेद 63 में बात करेगा भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। किस में बात की गई है? अनुच्छेद 63 में। 64 में क्या बात की गई? सॉरी, अनुच्छेद 64 में क्या की है? अनुच्छेद 64 में बात की गई कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 में बात कही गई है। अनुच्छेद 65 क्या है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीत के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उनकी। बिल्कुल देखिए क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद, सॉरी, अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश, सॉरी, बिल्कुल अनुच्छेद हम 65 की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 65 की बात करें, यहाँ कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक मान लीजिए रिक्त हो जाता है, उनकी अनुपस्थिति में या वो नहीं है, तो उपराष्ट्रपति उनका कार्य का निर्वहन करेंगे। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उनके कृत्यों का निर्वहन करेंगे, उनके कार्यों का जो है वो निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, किसी कारणवश कहीं गए हुए हैं या पद रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है, ये अनुच्छेद 66 में कहा गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 67 में कहा गया उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति कितने साल तक बना रहेगा अपने पद पर, ये भी कहा गया है। देखिए एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, इनकी उम्र जो होनी चाहिए मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स, ठीक है। अनुच्छेद 68 क्या है? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय। अनुच्छेद 68 में ये कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके भरने का समय कितना होना चाहिए, अनुच्छेद 68 में कहा गया है। अनुच्छेद 69 क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति शपथ लेगा, सॉरी, उपराष्ट्रपति शपथ लेगा और प्रतिज्ञान, ये अनुच्छेद 69 में कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 72 में,
अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 72 में कहा गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति शक्ति। कभी कभी कहा गया ना कि जैसे मान लीजिए कोई सजा काट रहा है, कोई मान लीजिए कैदी है जो सजा काट रहा है, 5-6 साल तक उसके अच्छे कामों को देखकर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसके सजा को माफ कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो छूट जाता है। ऐसा होता है कि राष्ट्रपति किसी की सजा चाहे कम कर सकते हैं, उसको बरी भी कर सकते हैं कुछ मामलों में। देखिए कुछ मामलों में, ऐसा नहीं है कि सबको, मान लीजिए कोई बलात्कार कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, उसको बरी नहीं, कुछ मामलों में क्षमा आदि की, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है, तो किसी को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 72 में 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की जो केंद्र की कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में कहा गया है। अनुच्छेद 74 ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए, ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। ठीक है ना। अब देखिए 75-76 हमने नहीं लिया है, अब हम आ गए हैं संसद पे। संसद का गठन कैसे होगा, कैसे होगा। देखिए अनुच्छेद 79 में संसद का गठन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ देता है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 79 अनुच्छेद में। राज्यसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए, अब यही आप बता दीजिए कि राज्यसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप पढ़ते नहीं हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं, भगा देते हैं। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ने का मजा है जल्दी जल्दी भूलना। आप जल्दी जल्दी जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी भूलेंगे भी, जितना आराम से पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको उतने देर तक टिका रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, ये 1.25 पे 1.1.5 पे भगा देते हैं कि हाली हाली बहुत तेज से चलने लगे वीडियो, जिससे ऐसा नहीं करना। आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से सीखिए, ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। समझ रहे हैं। देखिए राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, यूपी की बात करते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की है। ठीक है। सॉरी, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, याद रखिएगा। चलिए 82 की बात करते हैं। 82 का है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 क्या है, संसद के सदनों की अवधि। देखिए अनुच्छेद 83 में कहा गया कि संसद का सदन कितने समय तक चलेगा, इस अवधि की बात की गई है अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 का है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि संसद की जो सदस्य है उसकी सदस्यता के लिए अर्हता क्या है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या पूर्ण करना चाहिए, तब वो संसद का सदस्य बन सकता है। ये चीजें कही गई है अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 का है संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। विघटन कौन कर सकता है संसद को, सत्रावसान कौन कर सकता है, और संसद का सत्र कौन चला सकता है, ये अनुच्छेद 85 में कहा गया है। अनुच्छेद 89 देखिए, 86, 87, 88 हमने नहीं लिया, इंपॉर्टेंट नहीं था। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात की गई है अनुच्छेद 89 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 89 में बात की गई। चलिए चलते आगे, 90 की बात करते हैं। 90 में क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। उपसभा का पद रिक्त हो जाए, पद त्याग कर दे या पद से हटाया जाए, अनुच्छेद 90 में बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 93 का है लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, या कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये और गलत आ गया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है 93 में। अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 108 क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहाँ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला देते हैं, इमरजेंसी में कोई बात रही होगी, होती है ना, कोई इमरजेंसी होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो वही कहा गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है ना, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 10 क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक कभी कभी पूछा ये भी, ये अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक है। धन विधेयक कितने दिन तक रोका जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अनुच्छेद 123 क्या है? संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश। देखिए अनुच्छेद 123 ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, तो ये जरूर आप लोग पढ़िएगा। 123 हो गया, राष्ट्रपति की शक्ति, वही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। कहा गया है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा, यह अनुच्छेद 124 में कहा गया है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है कि न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलेगा, यह अनुच्छेद 125 में बात की गई है, ठीक है ना। देखिए समय बिताने से कोई फायदा नहीं है, समय आप कितनों बिताएं, किसी यूट्यूब पर कुछ भी देखें, रील देखें, कुछ भी देखें, उससे फायदा होने वाला नहीं है, बस आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना। एक बार आप कुछ बन जाए, इसके बाद आप देखिए, कुछ भी देखिए, रील देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन आप पोजीशन पे तो चले जाएं। चलिए 126 क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अभी देखिए हमने हाल ही में करंट पढ़ाया है, अगर आप करंट नहीं देखते हैं तो @RY सिंह डालेंगे, आप उस पर जो है 2-3 क्वेश्चन करंट में डेली डालता हूँ। अभी देखिए हाल ही में आज ही के डेट में 15 अप्रैल 2025 है, 15 अप्रैल के दिन में जो है कि एक CGI बने हैं। अभी CGI न्यायमूर्ति संजय खन्ना जी थे 51 नंबर के, लेकिन उन्होंने 52 नंबर के अभी CGI के, जो 13 मई को उनका, शायद 13 मई 2025 को उनका कार्यकाल पूरा होगा, बनेंगे, ठीक है ना। तो VR करके हैं, उनको जरूर देखिए, करंट की वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना। VR गवई करके हैं, VR गवई 52 नंबर के बनेंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट एक ये है 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हमने वहां भी बताया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो आप करंट की वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो @RY सिंह पे जाकर जरूर पढ़ें। डेली 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मिनट की वीडियो होती है, 2-2.5 मिनट की, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में बात की गई है इनकी, ठीक है। 149 क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य हैं, कौन से कार्य हैं और उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, ये अनुच्छेद 149 में बात की गई है। चलिए अब देखिए भाग 6 की बात है। भाग 6 क्या है? राज्य कहाँ से आता है? 152 से 237 तक आता है। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीजें ही लिए, सभी चीजें बताने का कोई मतलब नहीं, सभी चीजें तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं। 152 में क्या है? परिभाषा है। 153 का है राज्यों की राज्यपाल। 153 में, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत में एक राज्यपाल होंगे, भारत में एक राज्यों के राज्यपाल, हर राज्य के राज्यपाल होंगे, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल के पास होगी, ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, अनुच्छेद 155 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावत, राज्यपाल कितने साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, ये अनुच्छेद 156 में कहा गया। राज्यपाल जो है कि अभी आप ही बता दीजिए कि यूपी के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये जो है प्रेजेंट टाइम में यूपी की राज्यपाल है। राज्यपाल की जो है कि उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने की? तो 35 ईयर्स, 35 साल उम्र होनी चाहिए, तभी आप राज्यपाल बन सकते हैं। अनुच्छेद 157 क्या है? राज्यपाल के पद के लिए अर्हताएं, राज्यपाल के पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या अर्हताएं पूर्ण करेंगे तो आप राज्यपाल बनेंगे, ठीक है। 157 हो गया। 158 की बात करते हैं। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 158 में कहा गया कि राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल शपथ ले सकता है, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 161 में जैसे हमने बताया कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की, किसी को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल को भी कुछ शक्ति होती है क्षमा करने की, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद,
राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जो है मंत्रिपरिषद, ठीक है, अनुच्छेद 162 में किया गया। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, जैसे राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उसी प्रकार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 165, देखिए राज्य का महाधिवक्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य में एक महाधिवक्ता होंगे, यानी राज्य का जो महाधिवक्ता होगा, किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 165 में बात की गई है। अनुच्छेद 167 क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या कार्य है, यह अनुच्छेद 167 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 214, जैसे देखिए अनुच्छेद 124 था कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा। उसी तरीके अनुच्छेद 214 में कहा गया राज्यों के लिए हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन की बात की है, उच्च न्यायालय का गठन कब होगा या कैसे होगा, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 217 में क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और उनके पद की शर्त की बात की गई अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 219 क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 2019 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ ले सकते हैं। अनुच्छेद 221 क्या है? न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन, जैसे देखिए अभी यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात करिए, अभी कुछ देर पहले हमने सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात की, ठीक है। अब अनुच्छेद 222 क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से, देखिए ट्रांसफर की बात की है, किसी एक न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, ठीक है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, ये 222 में बात की गई है। भाग 9 क्या है? पंचायत है। 243 से 243 होता है। एक चीज इसमें याद रखेंगे कि 243 में पंचायत के गठन की बात की गई है, हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत बार पूछा है कि वित्त आयोग का अनुच्छेद किस में बात की है? 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश की बात की गई है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश कौन करेगा, इसकी बात की गई। अब देखिए अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना, जो लोक सेवा आयोग है उनके किसी सदस्य को हटाया जाना, ठीक है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ने को सब पढ़ लेते हैं, लेकिन दिक्कत है किसी चीज को आप देखते हैं, देखते हैं एक बार उसको पढ़ते हैं, एक बार अपने मन से लिखते हैं, तो तीन चार बार जब हो जाता है तो चीजें आपको समझ में आती है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि भाषा की बात किसमें की थी? 343 में, ठीक है, भाषा की बात की है 343 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए आपातकाल के बारे में हमने बताया ना, अनुच्छेद 352 में बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपातकाल इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, क्या राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अनुच्छेद 356 में। बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगा सकता है, तो अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल हो गया और राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो गया। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, याद रखिए वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है, इतना याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 में क्या है? संसद को संविधान में संशोधन। देखिए अभी हमने बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है ना। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। थैंक यू। जितने इंपॉर्टेंट थे हमने सबकी चर्चा कर दी है।
अगर आपको समय मिलता है तो वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।